ठीक है, यस सर, कन्विंस तो करना है, लेकिन झूठी कहानियां सुना के उसे मैनिपुलेट नहीं करना। यस सर, ठीक क्लियर होगी सर। बात? वेलकम मेरा बच्चा, वेलकम वेलकम। यस सर, शुक्रिया। हाँ जी, कोई और कंफ्यूजन बेटे यहाँ तक किसी और स्टूडेंट का? बीच में पुत्रे मेरा ख्याल शम्सुल जमान ही हैंड रेज किया था, बिल्कुल ठीक हो गया जी शम्स। सर ये मैंने कंसिलिएटर और कंसल्टेंट का पूछना था कि इन दोनों में लिखा हुआ है कि ये थर्ड पार्टीज है जिन्होंने एक थर्ड वे कम्युनिकेशन लिंक देना है और फिर दोनों पार्टीज को परसुएड करना है, समझाना है, और जो अपनी इनकी जजमेंट सुनी है वो उनको बतानी है। तो इन दोनों ने क्या एज सच कोई फैसला एंड पे देना है कि ये पार्टी सही है या ये गलत है, या इस प्रॉब्लम का फाइनल ये डिसीजन बनता है, या फिर बस इन्होंने ये बस हेल्प ही करनी है दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके, या फिर ये बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को समझा सके कि बात ये वाली सही बनती है? बेटे ऐसा इनमें। देखिएगा, जी जी सुनिएगा, जरा सुनिएगा मेरे बच्चे। आप बेटा जब फॉर एग्जाम्पल आपने एक शम्स घर बनाना है, और जी घर बनाने के लिए बेटे आपने एक आर्किटेक्ट हायर कर लिया है, घर जी सर। बनाना है, और घर बनाने के लिए बेटे आर्किटेक्ट आपका कंसल्टेंट है ना, जी सर। मशवरा देगा आपको। जी सर। फाइनल बात किसकी होगी? हमारी। हमारी होगी। मशवरा दे सकता है कि जी ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, अच्छा क्या कंसल्टेंट कभी ये डिसाइड करता है कि आप सही हैं या गलत हैं? आई थिंक नहीं, बस सजेस्ट। नहीं करेगा ना। हाँ, आप कहते हैं जी मेरा घर है, मेरा दिल करे मैं इस पे पीला रंग करा लूं या लाल करा लूं, यस सर। ठीक है, वो आपको मशवरा देगा कि सर जी लाल रंग ना कराएं, पीला करा लें, जरा कुछ बेहतर लगेगा। आप कहते नहीं यार मेरा दिल कर रहा है, मैंने लाल ही करवाना है, तो बेटा वो आपको यस। सही और गलत तो डिक्लेयर नहीं कर सकता ना। यस। ठीक हो गई बात? जी। कंसल्टेंट बेटे थर्ड पार्टी है, न्यूट्रल नॉर्मली नहीं होती, और इसका जी। काम क्या होता है? आपको एडवाइस करना, आपको सजेस्ट करना, आपको थोड़ा सा बताना समझाना, ताकि बेटे आप चीजों के मुतालिक सही फैसला ले सकें। लेकिन बेटे आप उसकी एडवाइस या उसकी सजेशन के पाबंद नहीं है। शम्स यहां तक बेटे बात क्लियर है? सर बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा अगली बात चलते हैं। शम्स मंगनी हो गई आपकी? सर होते होते रही। होते होते अकल आ गई होगी बच्ची वालों को। अच्छा चले देखें, अल्लाह ताला बेटे जो नसीब में हो इंशाल्लाह, जिस बेचारी की किस्मत फूटनी है उसकी तो फूटनी ही फूटनी है। देखिए जरा समझिएगा बात को। फॉर एग्जाम्पल एक कोई लोग हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने कहीं यस। आपको देखा। अब जरा बेटे तवज्जो से ना एक सादा मिसाल दे रहा हूं, तवज्जो यस से सर। समझिएगा। कुछ लोग हैं मेरे बच्चे, उन्होंने किसी जगह आपको देखा, उनको जी सर। लगा कि यार ये बड़ा अच्छा बच्चा है, कहीं अगर ये हमारा दामाद बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए हमारे लिए। अब बेटा सिंपल सी यस। बात है, वो आपकी फैमिली को नहीं जानते, वो आपकी जी फैमिली सर। को नहीं जानते, तो नहीं। बेटा वो किसकी सर्च करेंगे? किसी ऐसे बंदे की जो दोनों फैमिलीज को जानता हो। यस सर। दोनों फैमिलीज के दरमियान वो पर्सन एक ब्रिज का काम करेगा, एक कम्युनिकेशन लिंक डेवलप करेगा। क्या ख्याल है? जी जी जी। अच्छा बेटा जिस बंदे को आपने ढूंढा है, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कोई आम बंदा है, रिश्ते विश्ते कराना उसका काम नहीं है, वैसे ही बस वो दोनों फैमिलीज का वाकफ है, तो बेटा ये फॉर्मल लिंक हुआ या इनफॉर्मल लिंक हुआ? सर ये इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हुआ ना, यानी रिश्ते विश्ते कराना उसका काम नहीं है, बस चूंकि वो दोनों फैमिलीज को जानता है तो दोनों के दरमियान उसने एक रिलेशनशिप डेवलप कर दिया। इसे बेटे हम कहते हैं कंसिलिएटर। क्या कहते हैं कंसीलिएटर। सर? क्या कहते कंसीलिएटर। हैं? कंसिलिएटर। अच्छा कंसिलिएटर। अच्छा दूसरी साइड देखें, अगर कोई जी प्रोफेशनल रिश्ते कराने वाला होता, कोई जी मैरिज जी। ब्यूरो होता, यस सर। तो फिर बेटा ये इनफॉर्मल होता कि फॉर्मल? ये फिर फॉर्मल होता। तो उसे फिर मेरे बच्चे हम मीडिएटर कहते हैं। मीडिएटर। यस सर। मीडिएटर। तो दोनों में बेटे बुनियादी फर्क क्या है? एक। मीडिएटर न्यूट्रल होता है, यस सर। दोनों पार्टीज के दरमियान फैसिलिटेट करवाता है, यस सर।
सजेशन दे सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता। जी सर। लेकिन दूसरी तरफ बेटे कंसिलिएटर जो है वो इनफॉर्मल होता है, यस सर। सजेशंस देता है, एडवाइस करता है। लेकिन जी आपके लिए बेटे मीडिएटर या कंसिलिएटर, यस। मीडिएटर या कंसिलिएटर दोनों की बात मानना लाजमी नहीं है। नहीं। हाँ, ओके सर। पक्की बात है पुत्र, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू। चले, अगर बेटे कंफ्यूजन हो तो प्लीज दोबारा हैंड रेज कीजिएगा। अच्छा बेटा, दरमियान में मुझे याद पड़ता है वो थोड़े से पैनिक में बख्तावर बेटी ने हाथ में रखा, हैंड रेज किया था। गुड़िया अगर आप क्लास में हो तो बेटा प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करो ताकि हम उस कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर लें। जी बेटा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर वो आपने कल बताया था कि कंसिलिएटर में भी न्यूट्रल और में नॉट भी न्यूट्रल सर, और कंसल्टेंट कंसिलिएटर कंसल्टेंट बन सकता है सर, इस बारे में पूछना था। अच्छा बेटा देखिएगा गुड़िया, सिंपल सी बख्तावर बेटी बात है, आप एक जैसी चीजों को ही आपस में रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्या ख्याल है? गुड़िया आपको आवाज आ रही है बख्तावर बेटा? यस सर। जी बेटे आवाज आ रही है आपको? यस सर। एक जैसी चीज को ना बेटी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हटा के उसकी जगह दूसरा किसे अपॉइंट करेंगे? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही करेंगे। यस सर बिल्कुल। तो बेटा अगर न्यूट्रल बंदा है तो न्यूट्रल बंदे की जगह कौन आएगा? न्यूट्रल बंदा ही आएगा। यस सर। कोई दूसरा, हाँ कोई दूसरा तो नहीं आ सकता। तो इसी तरह बेटे मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि चूंकि जो होते हैं ना बेटा मीडिएटर और आर्बिट्रेटर, वो दोनों होते हैं न्यूट्रल, तो वो रिप्लेस हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन जो कंसिलिएटर हैं या कंसल्टेंट हैं नॉर्मली ये न्यूट्रल नहीं होते, तो बेटे इनको फिर हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमेशा न्यूट्रल रोल ही न्यूट्रल रोल से रिप्लेस होता। सर नहीं, आपने कल बोला था कि कंसिलिएटर को हम ना न्यूट्रल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और जब वो ठीक हो न्यूट्रल गया। नहीं होगा, तो वो कंसल्टेंट बन जाएगा, और अगर वो न्यूट्रल होगा तो तब क्या होगा? अगर बेटे वो न्यूट्रल होगा तो इट मींस, देखें चीज को समझिएगा, अगर बेटा वो न्यूट्रल है तो माइट भी हम उसको एज अ कंसल्टेंट अपॉइंट ना करें। यस वो तो सर। फिर हमारी हमारी मर्जी है ना बेटा कि हम अपना कंसल्टेंट न्यूट्रल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। कल अगर आपको मेरी बेटी याद हो, मैंने एक मिसाल आपको बताई थी वकील की और कत्ल वाली, याद है? यस सर। हाँ, आपकी बेटे कोशिश क्या होगी, आपका वकील जो आपका कंसल्टेंट है बेटे वो आपके हक की में बात करे या दूसरी पार्टी के हक की बात करे? हमारे हक में। हमारे हक में, भाई फीस जो हमसे ले रहा है तो हमारे हक में बात करे। तो इसलिए बेटे हम चाह रहे हैं कि हमारा वकील न्यूट्रल ना हो, ठीक है। तो दूसरी तरफ बेटे अगर हमारा कंसिलिएटर भी न्यूट्रल नहीं है तो दोनों स्वैप हो सकते हैं। यस। लेकिन बेटे अगर कंसिलिएटर न्यूट्रल है और कंसल्टेंट न्यूट्रल नहीं है तो बेटे क्या ये रिप्लेस हो सकते हैं? नो सर। ये नहीं हो सकते। बस रिप्लेसमेंट करते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है कि न्यूट्रल रोल न्यूट्रल से ही रिप्लेस होगा। ओके सर। सर लेकिन पक्की बात? कंसल्टेंट और कंसिलिएटर में डिफरेंस क्या होगा फिर? कंसिलिएटर देखें बेटी, बात क्या है, कंसिलिएटर आपके बिहाफ पे दूसरी पार्टी से जाके बात करता है इनफॉर्मली। कंसिलिएटर आपके बिहाफ पे इनफॉर्मली दूसरी पार्टी से जाके बात करता है। कंसल्टेंट बेटे दूसरी पार्टी से बात नहीं करता, कंसल्टेंट सिर्फ आपको मशवरा देता है, एडवाइस करता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा अब छोटी सी एक चीज और समझ लें, अगर मेरी बेटी कंसल्टेंट आपके बिहाफ पे दूसरी पार्टी से जाके बात भी करे तो अब वो क्या बन गया, कंसल्टेंट प्लस कंसिलिएटर।
समझ आई बच्चे बात की? अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये थोड़ा सा ना, मैं अब एक सेकंड बेटा जरा वेट कीजिएगा प्लीज, एक सेकंड वेट कीजिएगा। जी बेटे, आवाज आ रही है क्लियरली सबको? वॉइस बेटे क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं सब वॉइस को लेके? चलें, क्लियर है, ठीक हो गया। थोड़ा सा बेटा ये क्वेश्चन आंसर में मैंने एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लगाया है कि चूंकि शुरू में जरा वो थोड़ी सी इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम थोड़ी बन रही थी, बच्चों को आवाज नहीं आ रही थी। दोबारा बेटा मैं जो पहले बात आप बच्चों से कही थी, दोबारा वो बात दोहरा रहा हूं। एकदम मेरा बच्चा पैनिक ना हो जाया करें, ठीक है? प्रॉब्लम्स जो हैं वो दोनों तरफ से हो सकती हैं। अगर आप लोगों के एंड के ऊपर बेटा प्रॉब्लम देखे ना, क्लास पढ़ते पढ़ते समटाइम आप लोग भी तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लिंक जो है वो ब्रेक हो जाता है, डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है। तो डेफिनेटली बेटा हम लोग भी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, ऑल्दो कि हम कोशिश करते हैं कि हर चीज अच्छे से अच्छी जो है वो मैनेज हो सके, लेकिन बहरहाल बेटा बंदे बशर हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जरा थोड़ा तसल्ली बस रखा करें, एकदम घबरा मत जाया करें। इसीलिए वो जो शुरू में प्रॉब्लम हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने बिल्कुल तसल्ली से एक एक बच्चे का क्वेश्चन, स्टिल भी पुत्र अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई मसले मसाइल हैं, आवाज की वजह से वो नहीं सुन सका या कोई और प्रॉब्लम हुई है तो मुझसे पूछ ले, ताकि फिर बेटा हम अपनी जो नेक्स्ट डिस्कशन है उसकी तरफ चलें। चले जी, तो मैं फिर एज्यूम कर रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग मैं एज्यूम कर रहा हूं कि फिलहाल बच्चा पार्टी का और कोई सवाल नहीं है, तो हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करें। कल दोस्तों मैंने एक चीज समझाई थी, मैंने कहा था कि बेटा नेगोशिएशन जो है ना वो एक प्रोसेस है, ठीक है? लास्ट हमारी ये बात हुई थी कि नेगोशिएशन एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर अब सिंपल सी बात है बेटा, जहां भी कहीं हम वर्ड प्रोसेस पढ़ते हैं वहां हम देखते हैं कि जी दो चीजें मौजूद हैं, स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स का बाकायदा एक सीक्वेंस है, ठीक है? अब दो तरह से बेटा प्रोसेस जो है वो पढ़ाया और समझाया जाता है। कोशिश करूंगा दोनों तरह से ही आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ उसके बयान करने में थोड़ा सा फर्क है, तो समझिएगा जरा। हमारे पास बेटा नेगोशिएशन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है? हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और जैसा कि मैंने समझाया कि हम उन स्टेप्स के सीक्वेंस को तब्दील नहीं करते, उन स्टेप्स के सीक्वेंस को हम, क्योंकि बेटा प्रोसेस है ना, अगर हमने उसके स्टेप्स के सीक्वेंस को ही बेटा तब्दील कर दिया तो फिर थोड़ी सी
मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। पहला स्टेप बेटे इसके अंदर हम कहते हैं प्रेपरेशन एंड प्लानिंग। पहला स्टेप है प्रेपरेशन एंड प्लानिंग। इसके अंदर बेटा हम दोनों पार्टीज अपने अपने घर से, देखिए अभी नेगोशिएशन टेबल पे आप नहीं आए, दोनों पार्टीज अपने अपने घर से नेगोशिएशन की तैयारी करती हैं और एक बेटा एनालिसिस करती हैं जिसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। दोबारा बेटा बात को तवज्जो से जरा सुनिएगा। दोनों पार्टीज अपने अपने घर बैठ के एक एनालिसिस करती हैं और उस एनालिसिस को बेटे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्वॉट बेसिकली 4 लफ्जों का मजमुआ है और आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके मुतालिक बेटे जो तफसील से, बहुत तफसील से हम बात करेंगे वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, वहां पर स्वॉट एनालिसिस के एक एक फैक्टर को, और इसके अंदर एक और एनालिसिस छुपा होता है उसे हम पेस्ट एनालिसिस कहते हैं। तो बड़ी तफसील से इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसकी एक बुनियादी जो फ्रेमवर्क है वो आप जरा समझ लें। स्वॉट 4 लफ्जों का मजमुआ है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। कोई भी पार्टी नेगोशिएशन टेबल पर जाने से पहले अपना और बेटे दूसरी पार्टी का स्वॉट एनालिसिस करेगी कि भाई मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, दूसरी पार्टीज की वीकनेसेस क्या है, मुझे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और बेटे मुझे किन किन थ्रेट्स का सामना है। इसी तरह से बेटे दूसरी पार्टी को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और कौन कौन से थ्रेट का सामना है। मिसाल देता हूं बेटा, सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं, जिस तरह फॉर एग्जांपल फिलीपींस में एक बहुत बड़ा आप कहिए कि एक फास्ट फूड की एक चेन है, गालिबन उसका नाम है जेलोबी या जेलीबी, इस तरह करके उसका नाम है, और लोकल है वहां का फिलीपींस का। और वहां पर बेटे उसने मैकडोनल्ड, KFC, इनको बहुत टफ कंपटीशन दिया हुआ है। फिलीपींस का है, ठीक है, जेलीबी है या जेलोबी है, इस तरह करके नाम है उसका कुछ। फॉर एग्जाम्पल बेटा वो पाकिस्तान में किसी को अपनी फ्रेंचाइज देना चाहता है, जैसे बेटे KFC में पाकिस्तान ने अपनी फ्रेंचाइज दी हुई है, मैकडोनल्ड ने फ्रेंचाइज दी हुई है, बर्गर किंग ने फ्रेंचाइज दी हुई है, पिज्जा हट ने फ्रेंचाइज दी हुई है। इसी तरह वो जो है वो भी पाकिस्तानी मार्केट में एंटर होना चाहती है थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रेंचाइज। अब बेटा एक चीज देखें कि फ्रेंचाइज, फॉर एग्जांपल उसने फ्रेंचाइज देनी है और आप लोगों ने फ्रेंचाइज लेनी है, ठीक है। तो दोनों पार्टीज अपना अपना और दूसरी पार्टी का, यानी आप अपना भी स्वॉट एनालिसिस करेंगे और आप उस जेलोबी का या जेलीबी वाले उनका भी स्वॉट एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे भाई आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स ये हैं कि आप लोकल हैं, आपके पास लोकल नॉलेज है आपकी, ठीक है, आपको यहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है ये पता है, लोग आप पे रिलाय करते हैं, आपको जानते हैं, आपके पास फाइनेंसेस बहुत सारे हैं,
आपके पास किसी बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर कोई खाली प्लॉट जो है वो पड़ा हुआ है, जहां जो बिजनेस एक्टिविटी है फास्ट फूड की वो बहुत अच्छे से की जा सकती है, लेकिन बेटा आपकी कुछ वीकनेसेस भी हैं। ठीक है, वीकनेस क्या है कि भाई इससे पहले आपका फास्ट फूड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अपॉर्चुनिटी बेटे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉरेन, अगर इस तरह की कोई फ्रेंचाइज, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन फ्रेंचाइज वगैरह आती है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर टैक्स की सब्सिडी दे रही है। और बेटे थ्रेट क्या है कि ऑलरेडी KFC, मैकडोनल्ड, हार्डीज, बर्गर किंग और बेतहाशा लोग फास्ट फूड बेच रहे हैं, तो कंपटीशन बड़ा स्ट्रांग होगा। इसी तरह बेटे आप दूसरी पार्टी का भी, कि भाई जलेबी जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है, ये उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन बेटे ऑलरेडी उनको पाकिस्तान में उनका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पाकिस्तान में उनको किसी बंदे की, किसी लोकल बंदे की जरूरत है, ये उनकी एक वीकनेस है। वो एक फॉरेन इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर को वेलकम कर रही है, ये अपॉर्चुनिटी है। और अगेन बेटा कि और भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये उनके लिए एक थ्रेट भी है। सो बेटा दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज, चारों पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हैं वो क्या करेंगी, वो अपने अपने एंड के ऊपर स्वॉट एनालिसिस करेंगी। ख्याल रखिएगा बेटा जो एक पार्टी की स्ट्रेंथ होती है ना, वो नॉर्मली दूसरी पार्टी की वीकनेस बन जाती है, और जो दूसरी पार्टी की वीकनेस होती है वो पहली पार्टी की स्ट्रेंथ बन जाती है। इसी तरह जो मेरी अपॉर्चुनिटी है वो मेरे ओपोनेंट का थ्रेट बन जाएगा, और जो बेटे उनकी अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लिए थ्रेट बन जाएगा, एंड सो ऑन। इस स्वॉट एनालिसिस को परफॉर्म करके मैं बेटा अपने घर से एक रेंज सोच के जाता हूं, अपने घर से एक रेंज सोच के जाता हूं, और उस रेंज को बेटे हम कहते हैं बैठना। दोबारा से बात को सुनिएगा जरा। सारा स्वॉट एनालिसिस करके, अपना भी स्वॉट एनालिसिस करके और दूसरी पार्टी का भी स्वॉट एनालिसिस करके, सारा डेटा इकट्ठा करके, एनालाइज करके, मैं बेटे अपने घर से एक डिसीजन लेके जाता हूं कि भाई मैक्सिमम मैंने ये करना है और मिनिमम मैंने ये करना है। मिनिमम से मैंने नीचे नहीं जाना और मैक्सिमम से मैंने ऊपर नहीं जाना। वो जो ऑप्शन मैं अपने घर से सोच के गया हूं मेरे बच्चे, उसे हम बैठना कहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा कल हम लोग जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर बेटे मैंने आपको ये समझाया था कि आपके पास जिससे कहें कि जब आप जाते हैं किसी जगह पर गाड़ी खरीदने, आप जा रहे हैं, तो आप अपने घर से एक चीज सोच के गए हैं कि भाई इतने पैसे या मैक्सिमम इतने। बेचने गए हैं तो वो भी आप सोच के गए हैं कि मिनिमम इतने और मैक्सिमम इतने। वो जो बेटा स्वॉट एनालिसिस करके, सारे फैक्ट्स को कंसिडर करके जो आपने अपने दिमाग में एक ऑप्शन फाइनलाइज की है, उस ऑप्शन को मेरा बच्चा हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बैठना। एक चीज का बेटे ख्याल रखिएगा, अभी दोनों तीनों पार्टीज नेगोशिएशन टेबल पे नहीं पहुंची। ये वाली जो पहली फेज है इसे बेटे हम कहते हैं बिफोर नेगोशिएशन। बिफोर नेगोशिएशन यानी सारी पार्टीज अपने अपने घर बैठी हैं और अपने घर बैठ के स्वॉट एनालिसिस कर रही हैं, और उन्होंने बैठना की बेटे एब्रीविएशन जरा मेहरबानी करके लिख लीजिएगा। बैठना की मेरे बच्चे एब्रीविएशंस लिख लें। ये होता है बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ negotiated agreement, best alternative to a negotiated agreement। ठीक है, यानी जो एग्रीमेंट हम नेगोशिएट कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज हमें सूट कर रही है, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। और बेटा ख्याल रखिएगा एक बैठना आपका होगा और एक बैठना दूसरी पार्टी का होगा, और जहां ये बैठना ओवरलैप करेंगे,
उसके दरमियान में ही कहीं एग्रीमेंट हो जाएगा। जैसे बेटे कल मैंने आपको समझाया था, एक पार्टी कह रही है जी मैंने मैक्सिमम 7 लाख देना है, एक पार्टी कह रही है जी मैंने मिनिमम 675 लेना है, तो एग्रीमेंट विल बी समवेयर बिटवीन 675 एंड 7 लाख। इसके दरमियान ही ये कहीं एग्री कर जाएंगे, इसके दरमियान ही ये कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले शायद हमजा को मैं ये बात समझा रहा था। तो बैठना, आपने बेटे पहली स्टेज कंप्लीट कर ली, आपने स्वॉट एनालिसिस किया, आपने उसका बैठना सॉर्ट आउट कर लिया। उसके बाद अब आप पहुंच गए बेटा जिसे हम कहते हैं, जैसे आपने बेटा वहां पढ़ा था, आपने कहा था जी बिफोर है, ठीक है, आपने कहा था बेटा बिफोर है। अब आप सेकंड स्टेज पे आ गए और इसे मेरा बच्चा हम कहते हैं ड्यूरिंग नेगोशिएशन। इससे मुराद क्या है कि भाई दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों पार्टीज वो नेगोशिएशन टेबल पे आ गई हैं, ठीक है, नेगोशिएशन टेबल पे सारी दुनिया को पता चल गया कि भाई ये दोनों पार्टीज आपस में नेगोशिएट कर रही हैं। इसमें बेटा सबसे पहला काम आप करेंगे जिसे आप कहते हैं डिफाइनिंग द ग्राउंड रूल्स। आप कुछ बेटा बेसिक से ना बुनियादी सी कोई चीजें, कुछ असूल तय कर लेते हैं। भाई नेगोशिएशन कैसे, अब सिंपल सी बात है बेटा, असूल तो इकट्ठे बैठ के ही तय होंगे। भाई कोई असूल मैं अपने घर से सोच के आ जाऊं, हो सकता है वो दूसरी पार्टी को मेरा असूल एक्सेप्टेबल ही ना हो, वो कहे नहीं जी मैं नहीं मानता इस बात को। तो जो रूल्स डिफाइन होंगे वो इकट्ठे बैठ के होंगे, ठीक है। क्या क्या रूल डिफाइन हो सकते हैं, आप कह सकते हैं भाई हमने क्या क्या चीजों पे नेगोशिएशन करनी है, हमने किन किन चीजों पे नेगोशिएशन करनी है। अच्छा भाई हम नेगोशिएशन कर क्यों रहे हैं, क्या मसला है, हमें कौन से डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा भाई दोनों पार्टीज की तरफ से नेगोशिएशन कौन करेगा। अच्छा भाई ये नेगोशिएशन होगी कहां पर, ठीक है, नेगोशिएशन क्या, नेगोशिएशन क्यों, नेगोशिएशन कौन करेगा, ठीक है, नेगोशिएशन कहां होगी। और इसके अंदर एक और है जी व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, और नेगोशिएशन कब से लेके कब तक होगी अगर हमने कोई टाइम डेडलाइन डिफाइन करनी है, ठीक है। और इसके साथ बेटे होगा कि भाई नेगोशिएशन करने का तरीका क्या होगा, कैसे करनी है नेगोशिएशन हमने। तो इसके लिए बेटे याद रखने के लिए हमने एक सादा सा वर्ड हम कहते हैं जी ग्राउंड रूल्स डिफाइन होते हैं 5 W's प्लस 1 H। 5 W's और 1 H की मदद से आप ग्राउंड रूल्स डिफाइन कर लेते हैं। इन सारे ग्राउंड रूल्स को आप एक रिटन सीक्वेंस में डिफाइन कर लेते हैं। रिटन सीक्वेंस के बेटे दो फायदे होते हैं, रिटन सीक्वेंस के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा, एक तो बेटा टाइम बहुत बच जाता है, टाइम सेविंग हो जाती है रिटन सीक्वेंस। और बेटे दूसरा फायदा इसका क्या होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्किप नहीं होती, मिस नहीं होती। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज स्किप नहीं होती, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं होती। ठीक होगी सर बात, दोबारा से बेटे सुनिएगा, दोबारा से सुने। मैंने समझाया क्या है, पहली बात मैंने कहा जी हम ग्राउंड रूल्स डिफाइन करेंगे, पहली बात हम ग्राउंड रूल डिफाइन करेंगे।
और ये ग्राउंड रूल्स जो है बेटे कैसे डिफाइन किए जाएंगे, ये 5 W's और 1 H को जहन में रख के डिफाइन किए जाएंगे। ठीक है, क्या नेगोशिएशन करनी है, कौन नेगोशिएशन करेगा, हम नेगोशिएशन क्यों कर रहे हैं, हम नेगोशिएशन कैसे करेंगे, हम नेगोशिएशन कहां करेंगे, कब करेंगे। और ये जितनी भी बातें बेटे हमने की हैं, जितनी भी बातें हमने की हैं, इन सब बातों को हम एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ बेटे रिटन ऑर्डर में लिख लेते हैं। उससे होता क्या है कि बेटा एक तो हमारा टाइम बच जाता है, टाइम की सेविंग हो जाती है, और बेटा दूसरी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस करनी होती है वो मिस नहीं होती। बेटा इस रिटन सीक्वेंस को हम एजेंडा कहते हैं। ये जहां तक बेटा मुझे याद पड़ता है, मेरी बेटी बख्तावर ने ये मुझसे सवाल किया था, मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा ख्याल बख्तावर ने या किसी और बच्चे ने किया था कि सर जी ये एजेंडा क्या होता है। तो मैंने तब रिक्वेस्ट की थी कि बेटा बस एक आधा लेक्चर वेट कर लें। तो बेटी ये बख्तावर ने या जिस किसी ने भी सवाल किया था, आप देख लें, ये बात क्लियर हो गई कि एजेंडा क्या है। एजेंडा रिटन सीक्वेंस है उन तमाम मैटर्स का, एजेंडा रिटन सीक्वेंस है उन तमाम मैटर्स का जो हमने एक नेगोशिएशन के दौरान डिस्कस करनी होती हैं। और इससे हमें फायदा क्या होता है कि बेटे एक तो हमारा टाइम सेव हो जाता है और दूसरा कोई इंपॉर्टेंट बात मिस नहीं होती। तो जनाब ड्यूरिंग नेगोशिएशन में हमने सबसे पहला काम क्या किया कि हमने फौरी तौर पर एजेंडा तय कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम दोनों पार्टीज, हम एक दूसरे को अपने अपनी पोजीशन की क्लैरिफिकेशन और बेटा उसकी वजाहत करेंगे, उसकी लॉजिक बताएंगे, दैट इज जस्टिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, दोनों पार्टीज अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी पार्टी को क्लियर करेगी। कि भाई फॉर एग्जाम्पल देखें किस तरह से कि अगर मैं नेगोशिएट कर रहा हूं और मैं आपसे कहता हूं कि बेटा ये चीज मैं 100 रुपयों की दूंगा, आप कहते हैं अच्छा जी, और मैं ये 100 रुपयों की क्यों दूंगा, बिकॉज ये चीज बड़ी दूर से मिलती है, बड़ी मुश्किल से लानी पड़ती है, इसको लाने में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई है। तो बेटा ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। दूसरी तरफ बेटे आप भी मुझे बताएंगे कि नहीं सर, हमारा तो बिजनेस अभी नया नया है, हमारे पास तो अभी इतने फाइनेंसेस नहीं हैं, हम तो ये 100 रुपए की नहीं खरीद सकते, हमारी ख्वाहिश है कि अगर कहीं आप ये हमें 80 रुपयों की दे दें। तो दोनों पार्टीज या तीनों चारों जितनी भी पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन। बेटा सिंपल सी बात है, जब तक हम अपना आइडिया किसी दूसरी पार्टी को प्रॉपरली क्लियर नहीं करेंगे, उसको बेटे समझ क्या आएगी कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे। उसके बाद बेटा क्या होगा कि दोनों पार्टीज जो हैं वो बार्गेन करेंगी। बार्गेनिंग बेटा सिंपल सी बात है, जरूरी तो नहीं है कि जो क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूं या जो जस्टिफिकेशन मैं दे रहा हूं आप फौरी तौर पर उससे एग्री कर जाएं, ये कोई जरूरी तो नहीं है। हो सकता है आप उसमें कोई चेंज चाह रहे हो। इसी तरह से बेटे जो क्लैरिफिकेशन आपने दी है जरूरी तो नहीं है कि मैं फौरन उस पर एग्री कर जाऊं। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम बार्गेनिंग करेंगे। बार्गेनिंग में नॉर्मली क्या होता है, इसमें मेरा बच्चा ऑफर होती है और उस ऑफर के जवाब में काउंटर ऑफर्स की जाती। ऑफर काउंटर ऑफर, ऑफर काउंटर ऑफर, ठीक है। हम एक पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन, पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट जो है वो तलाश कर रहे होते हैं। और फिर बेटे जब ये बार्गेनिंग वगैरह मुकम्मल हो जाती है, हम किसी नतीजे में पहुंच जाते हैं, तो फिर बेटा हमारे पास आखिरी स्टेज शुरू होती है और इसे हम कहते हैं बेटा आफ्टर नेगोशिएशन। आफ्टर नेगोशिएशन, आफ्टर नेगोशिएशन में बेटे हम करते हैं एग्रीमेंट।
कि जो जो बातें हमारे दरमियान तय हुई होती हैं, हम उन बातों को, और नॉर्मली बेटा आप लोगों ने मर्केंटाइल लॉ पढ़ा हुआ है, नॉर्मली ये एग्रीमेंट एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में किया जाता है। रिटन कॉन्ट्रैक्ट का बेटे हमें फायदा ये होता है कि हमें बाकायदा एक लीगल ग्राउंड जो है वो भी अवेलेबल हो जाती है, और उस लीगल ग्राउंड की मदद से हम आसानी से एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं, आसानी से एक दूसरे की बात को पिक कर लेते हैं। अगर आप लोग बेटा इस चीज को जरा इकट्ठे रख के देखें और जरा समझने की कोशिश करें, तो ये सवाल पेपर में दो तरह से पूछा जा सकता है। वो आपसे नेगोशिएशन की 3 स्टेजेस भी पूछ सकता है, बिफोर नेगोशिएशन, ड्यूरिंग नेगोशिएशन और आफ्टर। बिफोर में क्या क्या करना है, ठीक है, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। ड्यूरिंग में क्या क्या होगा, डिफाइनिंग द ग्राउंड रूल्स, क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन और बार्गेनिंग। और आफ्टर में क्या होगा, दैट इज एग्रीमेंट। तो बेटा पेपर के हिसाब से वो जिस तरह का सवाल आपसे पूछे अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर कर दीजिएगा। आपके पास नेगोशिएशन में ये बेटे देखिएगा पेज नंबर बेटा 209 पे ये स्टेजेस इन नेगोशिएशन प्रोसेस लिखी है, ये देख लीजिए। प्रेपरेशन एंड प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल, क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फाइनली बेटे हमारे पास क्लोजर ऑफ एग्रीमेंट है। ठीक है, ऊपर वाले अगर आप देख लें, प्रेपरेशन एंड प्लानिंग पहली स्टेज है, बिफोर नेगोशिएशन, डिफाइनिंग ग्राउंड रूल, क्लैरिफिकेशन और बार्गेनिंग ये बेटे दूसरी है, ड्यूरिंग नेगोशिएशन, और फिर बेटे क्लोजर एंड एग्रीमेंट है जो हमारी तीसरी स्टेज है। ओके होगी सर बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 2-3 दफा उसने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है और मुनासिब वेटेज का क्वेश्चन आया है। इस चैप्टर में मेरा एक्चुअली ख्याल ये था कि आज हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, लेकिन बेटा वो कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज की वजह से हम खत्म नहीं कर सके। एक छोटा सा हमारा मुख्तसर सा टॉपिक है बेटा, वो हमारा है स्ट्रेटजीज हैं, हाई रिस्क और लो रिस्क टेक्निक्स हैं। इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक अब टाइम हमारे पास थोड़ा है, अभी शुरू नहीं मैं करवा सकता इसको बेटा, हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे। और मंडे को ही मैं कोशिश करूंगा कि इसके कॉन्फ्लिक्ट के मैंने सवालात करवा दिए थे आपको, तो मंडे को अब 2 काम हम करेंगे। मंडे को एक ये नेगोशिएशन वाला जो पोर्शन रह गया है ये कर लेंगे, और उसके साथ ही फिर मेरा बच्चा मैं आपको नेगोशिएशन के जो प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हैं इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व करवा दूंगा। ठीक हो गई बात? जो सारी बेटे शुरू में इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए बहुत माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह हम मजीद कोशिश करेंगे कि दोबारा आप लोगों को इस तरह की दिक्कत ना हो। वीकेंड है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और ड्यूरिंग वीकेंड भी बेटा हम ग्रुप में राब्ते में रहेंगे, डिस्कस कर लीजिएगा, या फिर मंडे को जब हम क्लास शुरू करें तो बेटे उस वक्त आप मुझसे ये डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक हो गया सर? हैव अ नाइस वीकेंड, और इसको प्लीज रिवाइज कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।